Hello everyone. In today's lecture, we'll learn about the First World War, Khilafat and non-cooperation movement in the chapter Nationalism in India. Let me start. In the years after 1919, we see the national movement spreading to the new areas, incorporating new social groups and developing new modes of struggle. 1919 के बाद 1919 के बाद हम लोगों ने देखा कि जो नेशनल मूवमेंट्स है ना वो अलग अलग एरियाज़ में नए नए एरियाज़ में स्प्रेड हो रही हैं, अलग अलग सोशल ग्रुप्स को इनकॉर्पोरेट कर रही हैं और नए मोड्स ऑफ स्ट्रगल डेवलप कर रही हैं. तो हाउ डू वी अंडरस्टैंड दीज डेवलपमेंट्स? व्हाट इम्प्लीकेशंस डिड दे हैव? हम लोग इन डेवलपमेंट्स को कैसे अंडरस्टैंड करते हैं? और इम्प्लीकेशन का मतलब होता है द एक्शन और द स्टेट ऑफ बीइंग इन्वॉल्व इन समथिंग. अब मतलब लोग किस तरह से इसमें इन्वॉल्व हो रहे थे, मीन्स इसकी इम्प्लीकेशंस क्या थी, व्हाट इम्प्लीकेशंस डिड दे हैव, ये हम लोग इस पर्टिकुलर टॉपिक में समझेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल, द वॉर क्रिएटेड अ न्यू इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल सिचुएशन. अब ये वॉर की जो बात कर रहे हैं वो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की बात कर रहे हैं. तो मैं आप लोगों को पहले फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बारे में थोड़ा सा समझा देता हूँ. दैट इज़ वर्ल्ड वॉर वन. इसको मैं कुछ इस तरीके से याद करता हूँ, बर्फ़ और गोहा. अब मैं आपको ये थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ, ज़रा देखना. शो फॉन्ट्स एंड देन 24. यस, अब देखना ज़रा. ओ माय गॉड. नाउ ओके. तो वर्ल्ड वॉर वन जो थी वो बर्फ़ और गोहा के बीच में, ये एक याद करने के लिए मैंने बनाया. बर्फ़ मीन्स बी मीन्स ब्रिटेन, यूनाइटेड स्टेट्स, आर फॉर रशिया, एफ फॉर फ्रांस एंड गोहा जर्मनी, ऑटोमन टर्की, हंगरी एंड ऑस्ट्रिया. राइट. 1914 से लेके 1918 तक ये जो वर्ल्ड वॉर वन था ये चला था. अमेरिका 1917 में इस वर्ल्ड वॉर वन में एंटर हुआ था और एक साल के अंदर अंदर सुप्रीम पावर बन गया था. 1918 में लड़ाई ख़त्म हो गई थी. First of all, the World War One created a new economic and political situation. क्यों? क्योंकि it led to a huge increase in defense expenditure which was financed by the war loans and increasing taxes. इसने डिफेंस एक्सपेंडिचर को बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया था और विच वॉज फाइनेंस्ड बाय द वॉर लोन्स एंड इंक्रीजिंग टैक्सेस, और टैक्सेस को भी बढ़ा दिया था. कस्टम ड्यूटीज़ बढ़ गई थी और इनकम टैक्स इंट्रोड्यूस हो गया था. थ्रू द वॉर ईयर्स प्राइजेज इंक्रीज डबलिंग बिटवीन 1913 टू 1918. 1913 से लेके 1918 तक जो ये प्राइजेस थे चीज़ों के वो डबल हो गए थे. लीडिंग टू एक्सट्रीम हार्डशिप फॉर द कॉमन पीपल. कॉमन लोगों के लिए ज़िंदगी मुश्किल हो गई थी. विलेजेस वर कॉल्ड अपॉन टू सप्लाई सोल्जर्स एंड द फोर्स्ड रिक्रूटमेंट इन द रूरल एरियाज कॉज्ड वाइड स्प्रेड एंगर. विलेजेस को बोला जाता था कि वो सोल्जर्स को सप्लाई करें, एज लाइक अपने बच्चों को आर्मी में भर्ती करवा के उनको भेजें आर्मी के लिए. और ये जो धक्के से रिक्रूटमेंट करते थे रूरल एरियाज़ में, उसकी वजह से काफ़ी गुस्सा था लोगों के मन में, क्योंकि कोई भी नहीं चाहता था, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग मर रहे थे, वर्ल्ड वॉर वन चल रही थी, तो कोई नहीं चाहता था कि उनके घर से कोई एक फैमिली मेम्बर आर्मी में जाके शहीद हो जाए. तो जिसकी वजह से ये जो फोर्स रिक्रूटमेंट थी अंग्रेज़ों की तरफ से, इसकी वजह से लोगों के मनों में काफ़ी गुस्सा था. देन इन 1918 एंड 1919 and 1920-21 crops failed in many parts of India, resulting in the acute shortage of food. कई जगह पे क्रॉप्स फेल हो गए और एक्यूट शॉर्टेज. एक्यूट मतलब थोड़ी, ठीक है. देर आर टू वर्ड्स यूज, एक्यूट फॉर लेस एंड क्रॉनिक फॉर मोर. तो एक्यूट शॉर्टेज ऑफ फूड, थोड़ी शॉर्टेज आ गई. दिस वॉज अकम्पनीड बाय अ इन्फ्लुएंजा एपिडेमिक. और इसी के साथ साथ एक एपिडेमिक, एक बीमारी भी फैल गई जो थी इन्फ्लुएंजा. 1921 के आंकड़ों के हिसाब से 12 से 13 मिलियन पीपल पेरिस्ड एज अ रिजल्ट ऑफ फेमाइन्स एंड एपिडेमिक.
12 से 13 मिलियन का मतलब है, 1 मिलियन मतलब 10 लाख। तो 12 मिलियन का मतलब है 1 करोड़ 20 लाख से लेके 1 करोड़ 30 लाख लोग ऐसे थे जो ये फेमाइन की वजह से, मतलब भूख की वजह, शॉर्टेज ऑफ फूड की वजह से, उसको फेमाइन बोला जाता है, एंड एपिडेमिक की वजह से इफेक्टेड हुए थे। पीपल होप दैट देयर हार्डशिप वुड एंड आफ्टर द वॉर वॉज ओवर, बट दिस डिड नॉट हैपन। लोगों को लगता था कि ये जब लड़ाई ख़त्म होएगी तो शायद उनके ये हार्डशिप भी ख़त्म हो जाएंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। एट दिस स्टेज अ न्यू लीडर अपीयर्ड एंड सजेस्टेड अ न्यू मोड ऑफ स्ट्रगल। वो कौन थे? वो हम सब जानते हैं, वो महात्मा गांधी जी थे। एक ऐसे लीडर आए जिन्होंने एक नया मोड ऑफ स्ट्रगल दिया। तो वो क्या था? द आइडिया ऑफ सत्याग्रह। सुनते हैं ज़रा क्या है हेडिंग में। Mahatma Gandhi returned to India in January 1915. As you know, he had come from South Africa, where he had successfully fought the racist regime with the novel method of mass agitation, which he called सत्याग्रह। वहाँ पे उन्होंने क्या मेथड यूज़ किया था? मास एजिटेशन, मतलब सारे लोगों को इकट्ठे मिला के एक टॉपिक के ऊपर फोकस करना। मास एजिटेशन हम लोग इसको ये बोल सकते हैं। तो वहाँ पे भी जो साउथ अफ्रीका के अंदर रेसिस्ट का बड़ा प्रॉब्लम था, अलग अलग रेसिस्ट चल रही थी, मतलब जात पात के लिए बड़ी प्रॉब्लम चल रही थी। तो वहाँ पे उन्होंने एक मास एजिटेशन का एक मेथड यूज़ करके उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व किया, जिसको महात्मा गांधी जी सत्याग्रह बोलते थे। द आइडिया ऑफ सत्याग्रह एम्फेसाइज द पावर ऑफ द ट्रुथ एंड द नीड टू सर्च फॉर ट्रुथ। आइडिया, सत्याग्रह का आइडिया किसके ऊपर एम्फेसाइज मतलब स्ट्रेस देता था कि पावर ऑफ द ट्रुथ, सच्चाई की पावर, और द नीड टू सर्च फॉर ट्रुथ, कि सच्चाई को ढूंढने की ज़रूरत है। It suggested that if the cause was true, if the struggle was against injustice, then physical force was not necessary to fight the oppressor। उनका मानना था कि अगर आपका जो कारण है, आपके क्वेश्चन रेज करने का जो कारण है वो सही है, और आप जिसकी वजह से आप इनजस्टिस मतलब अन्याय के खिलाफ आप अगर स्ट्रगल कर रहे हो, तो उसमें आपको फिजिकल फोर्स की ज़रूरत नहीं है अपने ऑप्रेसर से लड़ने के लिए। Without seeking vengeance or being aggressive, बिना गुस्सा किए असत्याग्रही could win the battle through non-violence। non-violence के थ्रू भी एक सत्याग्रह अपनी बैटल मतलब लड़ाई को जीत सकता है। This could be done by appealing to the conscience of the oppressor। अब कॉन्शियंस का मतलब क्या है कि उसके अंदर, ये देखिए यहाँ पे कुछ वर्ड्स मैंने लिखे थे। तो यहाँ पे कॉन्शियंस अ पर्सनस मॉरल सेंस ऑफ राइट एंड रॉन्ग, मतलब उसकी कॉन्शियंस ये को अपील करना है उसके बिहेवियर में, जो उसके ऑप्रेसर को आप कर सकते हो। पीपल इंक्लूडिंग द ऑप्रेसर्स हैड टू बी परस्यूडेड टू सी द ट्रुथ इंस्टेड ऑफ बीइंग फोर्स्ड टू एक्सेप्ट ट्रुथ थ्रू द यूज ऑफ वायलेंस। तो वो कहते हैं कि जो लोग हैं, चाहे वो हमारे ऑप्रेसर्स ही हैं, हैड टू बी परस्यूडेड। परस्यूडेड का मतलब होता है प्रोवाइड अ साउंड रीज़न फॉर टू डू समथिंग। उनको परसुएड करना चाहिए कि सच्चाई को दिखाना चाहिए उनको, एंड इंस्टेड ऑफ बीइंग फोर्स्ड टू एक्सेप्ट ट्रुथ, और ना कि उनको धक्का करना चाहिए ट्रुथ को एक्सेप्ट करने के लिए थ्रू द यूज़ ऑफ वायलेंस। वायलेंस का यूज़ बिल्कुल नहीं करना चाहिए। मैं पूरे चैप्टर में बात करूँगा। महात्मा गांधी जी की बात जब भी आएगी वो यही बोलेंगे कि नॉन वायलेंस, वायलेंस नहीं करना है, जिसकी वजह से महात्मा गांधी जी ने बहुत बड़ी बड़ी मूवमेंट्स को भी कॉल ऑफ किया। कॉल ऑफ मतलब वापस ले लिया। तो पढ़ते हैं आगे। बाय दिस स्ट्रगल ट्रुथ वॉज बाउंड टू अल्टीमेटली ट्रम्फ। अब इसका मतलब क्या है? ट्रायम्फ बोलते हैं इसको, विक्ट्री। ये आप देख रहे हो साइड पे मैंने सारे मीनिंग्स लिखे हुए हैं। तो वो कह रहे हैं इस स्ट्रगल से जो ट्रुथ है वो लास्ट में विक्ट्री के रूप में ही बाहर निकलेगा। सच्चाई की हमेशा जीत होती है। महात्मा गांधी बिलीव दैट दिस धर्म ऑफ नॉन वायलेंस कुड यूनाइट ऑल इंडियन। ये जो नॉन वायलेंस का धर्म है ये सारे इंडियंस को यूनाइट कर देगा। After arriving in India, Mahatma Gandhi successfully organized सत्याग्रह movements in various places। Like उन्होंने 1917 में
वो चंपारण गए बिहार में टू इंस्पायर द पेजेंट्स टू स्ट्रगल अगेंस्ट द ऑप्रेसिव प्लांटेशन सिस्टम। प्लांटेशन जो ऑप्रेसिव जो प्लांटेशन सिस्टम ऐसा जो नहीं मानने वाला था, तो उसके खिलाफ उन्होंने एक सत्याग्रह चलाया। तो कौन से लोगों को जाके उन्होंने इंस्पायर किया? चंपारण एक जगह का नाम है बिहार के अंदर, जो किसानों को उन्होंने इंस्पायर किया। फिर 1917 में ही उन्होंने एक सत्याग्रह ऑर्गेनाइज किया टू सपोर्ट द पेजेंट्स ऑफ द खेड़ा डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात affected by the crop failure and a plague epidemic. The peasants of खेड़ा could not pay the revenue. एक तो एपिडेमिक चल रहा था और एक क्रॉप फेलर हो गया था, जिसकी वजह से खेड़ा के किसान रेवेन्यू नहीं पे कर सकते थे एंड वर डिमांडिंग दैट रेवेन्यू कलेक्शन बी रिलैक्स्ड। और ये डिमांड कर रहे थे कि रेवेन्यू कलेक्शन पे थोड़ा रिलैक्सेशन मिले। तो महात्मा गांधी जी ने उनको भी सपोर्ट किया अपने सत्याग्रह से। 1918 में महात्मा गांधी जी अहमदाबाद गए टू ऑर्गेनाइज अ सत्याग्रह मूवमेंट अमंगस्ट कॉटन मिल वर्कर्स। तो कॉटन मिल वर्कर्स के लिए भी उन्होंने एक सत्याग्रह किया अहमदाबाद में। तो ये आप समझ सकते हो कि महात्मा गांधी जी के सत्याग्रह का मतलब क्या था? नॉन वायलेंस से अपनी बात को मनवाना, ऑप्रेसर से। ऑप्रेसर कौन होते हैं? जिनके खिलाफ हम लोग बात करना चाहते हैं, बस लड़ाई नहीं करनी है, नॉन वायलेंस रखना है। अब रॉलेट एक्ट। Emboldened with this success, Gandhi ji in 1919 decided to launch a nationwide satyagraha against the proposed Rowlatt Act 1919। Emboldened का मतलब होता है जैसे कि एक चीज़ में हमें सक्सेस मिल जाती है, उससे उससे हमें और हिम्मत मिल जाती है ना, बूस्ट हो जाते हैं हम लोग। तो क्योंकि गांधी जी की जो पुरानी सत्याग्रह उन्होंने चलाई थी, उससे वो काफ़ी ज़्यादा बूस्ट हो चुके थे, क्योंकि वो सत्याग्रह कामयाब हुई थी। तो गांधी जी ने डिसाइड किया कि ये नेशन वाइड सत्याग्रह होनी चाहिए अगेंस्ट द रॉलेट एक्ट। अब ये रॉलेट एक्ट क्या था? दिस एक्ट हैड बीन हरीडली पास थ्रू द इम्पीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल। मतलब जो अंग्रेज़ों की लेजिस्लेटिव काउंसिल थी, उन्होंने ये एक्ट रॉलेट एक्ट को पास किया था डिस्पाइट द यूनाइटेड अपोजिशन ऑफ द इंडियन मेंबर्स। हालांकि इंडियन मेंबर्स इसके खिलाफ थे, यूनाइटेड थे और इसके खिलाफ थे इस रॉलेट एक्ट के, फिर भी उन्होंने इसको लागू किया। इट गेव द गवर्नमेंट इनॉर्मस पावर टू रिप्रेस पॉलिटिकल एक्टिविटीज़। जो ये रॉलेट एक्ट था, ये गवर्नमेंट को ये इनॉर्मस पावर, बहुत ज़्यादा पावर्स दे देता था टू रिप्रेस द पॉलिटिकल एक्टिविटीज़, मतलब पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ को दबा देने के लिए। एंड अलाउ डिटेंशन ऑफ पॉलिटिकल प्रिजनर्स विदाउट ट्रायल फॉर 2 years। कि जो पॉलिटिकल लोग हैं, अगर कोई पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ कर रहे हैं तो उनको वो डिटेन कर सकते हैं, मतलब जेल में डाल सकते हैं बिना किसी ट्रायल के। उनकी सफाई नहीं सुनी जाएगी, उनको 2 सालों के लिए जेल में डाला जा सकता है। तो वो सरासर नाइंसाफ़ी। तो महात्मा गांधी जी ने इसके लिए रॉलेट सत्याग्रह के बारे में के चलाने के बारे में डिसाइड किया 1919 में। यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं ना, जस्ट हैव अ लुक 1919 में। तो महात्मा गांधी वांटेड नॉन वायलेंट सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट अगेंस्ट सच अनजस्ट लॉज विच वुड स्टार्ट विद द हॉटल ऑन 6 अप्रैल। महात्मा गांधी जी चाहते थे कि एक नॉन वायलेंट सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट चले। एक मूवमेंट का नाम है अगेंस्ट दीज काइंड ऑफ लॉज। जो ये रॉलेट एक्ट हो गए, जो इन्होंने अपनी डेस्पोटिक पावर, मतलब उन्होंने अपनी पावर्स को शो करने के लिए लगाई, अपनी मन मर्जी कर रहे थे इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो जिसकी शुरुआत कहाँ से हुई? विद द हॉटल ऑन 6 अप्रैल। हॉटल का मतलब होता है जब सब कुछ एक प्रोटेस्ट, शांतिपूर्वक प्रोटेस्ट करना, दुकानें बंद करके, तो उसको एक हॉटल बोल देते हैं। रैलीज को ऑर्गेनाइज किया गया वेरियस सिटी में। वर्कर स्ट्राइक पे चले गए इन रेलवेज, वर्कशॉप एंड शॉप्स क्लोज डाउन। तो कौन कौन सी 3 चीज़ें हुई, ज़रा ये भी देखो। रैलीज ऑर्गेनाइज हुई, वर्कर स्ट्राइक पे चले गए और शॉप्स क्लोज डाउन हो गई। ठीक है। अलार्म्ड बाय द पॉपुलर अपसर्च एंड scared that lines of communication such as the railways and telegraph would be disrupted, the British administration decided to clamp down on nationalists। अब ब्रिटिश गवर्नमेंट जो थी वो अलार्म हो गई थी, उनको लगा था कि शायद ये रेलवेज और टेलीग्राफ डिस्ट्रप्टेड हो जाएंगी। तो जिसकी वजह से ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन ने डिसाइड किया कि वो नेशनलिस्ट को क्लैम्प डाउन करेंगे, मीन्स रोकेंगे।
तो लोकल लीडर्स वर पिक्ड अप फ्रॉम द अमृतसर एंड महात्मा गांधी वॉज बार्ड फ्रॉम एंटरिंग दिल्ली। लोकल लीडर्स को अमृतसर से पिकअप कर लिया गया, मतलब पकड़ के जेल में डाल दिया गया, और महात्मा गांधी जी को दिल्ली एंटर करने से रोक दिया गया। On 10 April, the police in Amritsar fired upon a peaceful procession, provoking widespread attacks on banks, post office and railway station. 10 अप्रैल को देखो, 6 अप्रैल यहाँ पे लिखा हुआ है कि उन्होंने होटल से ये स्टार्ट किया, मतलब एक पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे हैं। 10 अप्रैल को पुलिस ने अमृतसर में एक पीसफुल प्रोसेशन में एक अटैक कर दिया, फायर कर दिया। तो जिसकी वजह से लोग क्या हो गए, प्रोवोक हो गए। प्रोवोक मतलब वो अब उनका गुस्से में आ गए भाई, उन्होंने उसका जवाब देना चाहा। तो जिसकी वजह से उन्होंने बैंक्स पे अटैक किया, पोस्ट ऑफिस पे अटैक किया, लोगों ने रेलवे स्टेशन पे अटैक किया। तो इसी के साथ अंग्रेज़ों ने कैसे जवाब दिया, अंग्रेज़ों ने मार्शल लॉ इम्पोज कर दिया और जनरल डायर ने कमांड ले ली। अब ये मार्शल लॉ क्या था? ऑन 13 अप्रैल द इनफेमस जलियांवाला बाग इंसिडेंट टुक प्लेस। On that day, a large crowd gathered in the enclosed ground of Jallianwala Bagh. Some came to protest against the government new repressive measures. अब सब जलियांवाले बाग के इंसिडेंट के बारे में जानते हैं, 13 अप्रैल को हुआ था, क्योंकि हम लोग 1919 की बात कर रहे हैं, राइट। तो उन्होंने 10 अप्रैल में उन्होंने पुलिस ने अमृतसर पे पीसफुल प्रोसेशन पे फायर किया था, जिसकी वजह से लोगों को गुस्सा आ गया था। उन्होंने मार्शल लॉ इम्पोज कर दिया था, जनरल डायर ने अपनी कमांड संभाल ली थी। 13 अप्रैल को जलियांवाला बाग में लोग इकट्ठे हुए थे। अब पहले आपको ये बता दूं कि ये मार्शल लॉ क्या होता है, जिसमें लोग इकट्ठे नहीं हो सकते, लोग इकट्ठे नहीं हो सकते। तो जिसकी वजह से लोगों को, अगर 4-5 लोग या 10-12 लोग इकट्ठे खड़े हुए हैं तो ये एक कानून की, मार्शल लॉ की उल्लंघना मानी जाएगी, तो उनको जेल में भी डाला जा सकता है। तो ये मार्शल लॉ था। अब बहुत से लोगों को तो इस लॉ के बारे में पता ही नहीं था, तो क्योंकि वहाँ पे कुछ लोग आए हुए थे जो गवर्नमेंट के रिप्रेसिव मेजर को अपोज करने के लिए, कुछ आए हुए थे एनुअल बैसाखी फेयर को अटेंड करने के लिए। बीइंग फ्रॉम आउटसाइड द सिटी, मैनी विलेजर्स वर अनअवेयर ऑफ द मार्शल लॉ दैट हैड बीन इम्पोज्ड। अब बहुत से लोगों को तो मार्शल लॉ के बारे में पता ही नहीं था कि वो इम्पोज हो गया है। तो डायर एंटर्ड द एरिया, उसने सारे एग्जिट पॉइंट्स को ब्लॉक कर दिया और ओपन फायर कर दिया क्राउड के ऊपर, और 100 ऑफ पीपल मर गए। हिज ऑब्जेक्ट एज ही डिक्लेयर्ड लेटर, उसने बाद में अपना ऑब्जेक्टिव बताया, वॉज टू प्रोड्यूस अ मॉरल इफेक्ट टू क्रिएट इन द माइंड्स ऑफ सत्याग्राहीज अ फीलिंग ऑफ टेरर और एंड ऑ। इसका मतलब क्या है कि उसने बाद में बताया कि वो सिर्फ ना सत्याग्राहीज के मनों में ना एक डर बिठाना चाहता था, तो जिसकी वजह से उसने ऐसा किया। तो एज द न्यूज़ ऑफ जलियांवाला बाग स्प्रेड, क्राउड्स टुक टू द स्ट्रीट्स इन मैनी नॉर्थ इंडियन टाउन्स। जैसे ही जलियांवाला बाग की जो न्यूज़ थी वो स्प्रेड हुई, तो क्राउड्स क्या हुआ, वो सड़कों पे आ गए। नॉर्थ इंडियन मतलब जहाँ अमृतसर वाला, पंजाब वाला एरिया, तो वो स्ट्राइक्स पे चले गए, क्लैशेस हो गए पुलिस के और लोगों के बीच में। उन्होंने गवर्नमेंट बिल्डिंग्स पे अटैक कर दिया। अब गवर्नमेंट ने भी उनको बड़ा ब्रूटल रिप्रेशन दिया। उन्होंने गवर्नमेंट ने भी, जो सरकार ने उनके ऊपर लाठी चार्ज किया, ह्यूमिलेट किया, टेरराइज किया उन लोगों को। सत्याग्राहीज वर फोर्स टू रब देयर नोजेस ऑन द ग्राउंड। सत्याग्राहीज को अपना नाक रगड़ना पड़ा ग्राउंड पे, उनको स्ट्रीट्स में क्रॉल करवाया गया। आप ये पिक्चर को देख सकते हो, इसमें लोगों को क्रॉल करवाया जा रहा है, मतलब वो रेंग रहे थे लोग, और उनको बोला गया कि वो सारे साहिब्स को सल्यूट करेंगे, सलाम करेंगे। पीपल वर फ्लॉज्ड एंड विलेजेस वर बॉम्बेड। लोगों को लाठी चार्ज किया गया। फ्लॉज का मतलब होता है सोटी, मतलब किसी स्टिक से पीटना। तो विलेजेस पर बॉम्ब किया गया। तो जब महात्मा गांधी जी ने ये वायलेंस को देखा तो उन्होंने अपनी मूवमेंट को वापस ले लिया। कौन सी मूवमेंट थी? सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। While the Rowlatt Satyagraha had been a widespread movement, it was still limited mostly to the cities and towns. हालांकि रॉलेट सत्याग्रह काफ़ी हद तक बढ़ गया था, जिसकी हम लोग ये उन्होंने रॉलेट एक्ट के खिलाफ रॉलेट सत्याग्रह चलाया था। हालांकि उसका काफ़ी हद तक मूवमेंट वो वाइड स्प्रेड हो गई थी, लेकिन अब क्या है, सिर्फ ज़्यादा सिटीज़ और टाउन्स में ही रह गई।
Mahatma Gandhi now felt the need to launch a more broad based movement in India, but he was certain that no such movement could be organized without bringing the Hindus and Muslims to closer together. वो कहते थे एक और बड़ी मूवमेंट ब्रॉड बेस्ड मूवमेंट को लॉन्च करना है, लेकिन ये तब तक नहीं हो सकता जब तक हिंदूज और मुस्लिम लोग जो है वो इकट्ठे नहीं आ जाते. One way of doing this, he felt, was to take up the खिलाफत इशू. अब खिलाफत इशू क्या था वो पढ़ते हैं. द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हैड एंडेड विद द डिफीट ऑफ ऑटोमन टर्की. मैंने आपको बताया ना, इसमें वर्ल्ड वॉर में दो पार्टीज थी, एक थी बर्फ़ और एक थी गोहा. जो गोहा हार गया था और बर्फ़ जीत गई थी. अब जो जो ये GOHA गोहा की मैं बात कर रहा हूँ, जर्मनी, ऑटोमन टर्की, हंगरी एंड ऑस्ट्रिया, ये हार गए थे. तो अब ऑटोमन टर्की की जब हार हो गई थी, एंड देयर वर रूमर्स दैट अ हार्श पीस ट्रीटी वाज गोइंग टू इम्पोज ऑन द ऑटोमन एम्परर. क्योंकि वो कहते हैं कि अब ऑटोमन हार गया, तो उन्होंने क्या बोला, सारा जिम्मेवार, जो ये लड़ाई का जिम्मेवार उन्होंने हारने वाली पार्टी को बोल दिया. और ऑटोमन का जो एम्परर था सॉरी, वो स्पिरिचुअल हेड था इस्लामिक वर्ल्ड का, मतलब खलीफा, जो मुस्लिम लोगों का एक धार्मिक गुरु था. तो जिसकी वजह से उनके ऊपर जब उन्होंने इम्पोज किया पीस ट्रीटी को, तो जिसकी वजह से मुस्लिम लोगों में काफ़ी गुस्सा था. टू डिफेंड द खलीफा's टेम्पोरल पावर, ए खिलाफत कमेटी वॉज फॉर्म्ड इन बॉम्बे इन मार्च 1919. अब मार्च 1919 में खिलाफत कमेटी बनाई गई थी बॉम्बे में मुस्लिम्स के थ्रू. A young generation of Muslim leaders like the brothers Muhammad Ali and Shaukat Ali began discussing with Mahatma Gandhi about the possibility of a united mass action on the issue. तो उन्होंने मोहम्मद अली और शौकत अली ने महात्मा गांधी जी के साथ डिस्कस किया कि वो यूनाइटेड मास एक्शन कर सकते हैं इस इशू पे. तो गांधी जी ने देखा कि ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है मुस्लिम लोगों को एक यूनिफाइड नेशनल मूवमेंट में लेके आने की, अंडर द अम्ब्रेला ऑफ यूनिफाइड नेशनल मूवमेंट, मतलब कि वो इकट्ठे हो जाएंगे. तो ऑब्वियसली अगर महात्मा गांधी जी उनका साथ देंगे तो वो भी तो इनकी मूवमेंट्स में, इनके सत्याग्रह में इनका साथ देंगे. तो एट द कैलकाटा सेशन ऑफ द कांग्रेस इन September 1920, he convinced other leaders of the need to start a non-cooperation movement in support of खिलाफत as well as for the स्वराज. तो उन्होंने बाकी कांग्रेस के लीडर्स को भी कन्विंस कर लिया. कलकत्ता में एक सेशन हुआ था कांग्रेस का इन September 1920, जब उन्होंने एक नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्ट की. तो वो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो स्टार्ट की थी वो खिलाफत के लिए भी थी और स्वराज के लिए भी थी. खिलाफत की का इशू क्या था, मुस्लिम्स का था. स्वराज महात्मा गांधी जी चाहते थे. अब ये दोनों ने अपने हाथ एक अलायंस बना लिया और दोनों मुद्दों के ऊपर काम शुरू हो गया. अब वाई नॉन कॉपरेशन, अब ये नॉन कॉपरेशन का क्या मतलब है और ये क्यों? क्योंकि महात्मा गांधी जी ने एक किताब लिखी थी 1909 में जिसका नाम था हिंद स्वराज. तो महात्मा गांधी जी ने उस किताब में ये डिक्लेयर किया था, कहते कि ब्रिटिश रूल जो इंडिया में एस्टैब्लिश हुआ है वो सिर्फ़ और सिर्फ इंडियंस की कॉपरेशन की वजह से एस्टैब्लिश हुआ है, और ये सरवाइव कर रहा है सिर्फ इंडियंस की कॉपरेशन की वजह से. जब इंडियन लोगों ने इसको कॉपरेट करने से रेफ्यूज़ कर दिया तो ब्रिटिश रूल तो सिर्फ 1 साल के अंदर अंदर कोलैप्स हो जाएगा, मतलब ख़त्म हो जाएगा और स्वराज आ जाएगा. तो हाउ कुड नॉन कॉपरेशन बिकम अ मूवमेंट? अब ये नॉन कॉपरेशन जो थी ये मूवमेंट कैसे बनी? गांधी जी प्रपोज दैट द मूवमेंट शुड अनफोल्ड इन स्टेजेस. गांधी जी ने बोला कि ये जो मूवमेंट है ये स्टेजेस में अनफोल्ड होएगी. तो इट शुड बिगिन विद द सरेंडर ऑफ टाइटल्स दैट द गवर्नमेंट अवॉर्डेड. जो गवर्नमेंट ने इनको टाइटल्स दिए हैं लोगों को, जैसे कि कोई ब्रेवरी अवार्ड दिया है या कोई और पद्मश्री अवार्ड दिया है, तो वो कहते हैं कि ये अवार्ड्स को वो वापस कर दे और वो बायकॉट कर दे सिविल सर्विसेज का, आर्मी का, पुलिस, कोर्ट्स, लेजिस्लेटिव काउंसिल्स, स्कूल्स और फॉरेन गुड्स का, सबका बायकॉट कर दे. तो इस केस में जब गवर्नमेंट क्या होएगी, रिप्रेस करेगी, मतलब रिप्रेशन करेगी, जवाब देगी, तो हम लोग फुल सिविल डिसोबीडियंस का कैंपेन जो है वो स्टार्ट कर देंगे. अब थ्रू द समर ऑफ 1920
Mahatma Gandhi and Shaukat Ali toured extensively, mobilizing popular support for the movement. अब उन्होंने समर में टूर भी किया, लोगों को समझाया भी और इसके लिए सपोर्ट के लिए भी बोला। ये जो मूवमेंट उन्होंने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट चलाई, तो मैनी विद इन द कांग्रेस, हालांकि कांग्रेस में ही कुछ लोग थे ऐसे थे जो इस प्रपोज़ल के लिए अग्री नहीं करते थे, क्योंकि वो इसीलिए रिलक्टेंट थे क्योंकि वो इलेक्शंस को, जो काउंसिल इलेक्शंस है ना, जो नवंबर में होने वाले थे, वो उसको बायकॉट नहीं करना चाहते थे, क्योंकि उनको ऐसा लगता था कि शायद ये जो मूवमेंट है ये एक पॉपुलर वायलेंस ले आएगी, तो जिसकी वजह से वो ये बायकॉट नहीं करना चाहते थे। लेकिन सितंबर और दिसंबर के जो ये मंथ से, इसमें कांग्रेस के आपसी मतभेद ही शुरू हो गए, मतलब टसल हो गया उनमें आपस में ही। कुछ लोग कहते थे कि हमें ये कर देना चाहिए बायकॉट, और कुछ लोग कहते थे कि नहीं करना चाहिए। तो फॉर अ वाइल देयर सीम नो मीटिंग पॉइंट बिटवीन द सपोर्टर्स एंड द ओपोनेंट्स ऑफ द मूवमेंट। उनमें मीटिंग नहीं हो पाई, तो डिस्कशन नहीं हो पाया, लेकिन फाइनली कांग्रेस का एक सेशन हुआ दिसंबर 1920 में, जिसमें कॉम्प्रोमाइज़ हुआ और नॉन कॉपरेशन प्रोग्राम को अडॉप्ट कर लिया गया। अब हम लोगों ने ये पढ़ना है कि ये मूवमेंट अनफोल्ड कैसे हुई, किन किन लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट किया, हाउ डिड द डिफरेंट सोशल ग्रुप कंसीव द आइडिया ऑफ नॉन कॉपरेशन। तो अलग अलग लोगों ने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के आइडिया को कैसे समझा, मतलब हर किसी ने अपने अपने तरीके से उसको समझा। तो वो क्या था, ये हम लोग अगले वाले डिफरिंग स्ट्रैंड्स विद इन द मूवमेंट में पढ़ेंगे। तो अभी के लिए हम लोग थोड़ा एक रिव्यू करते हैं 1 मिनट में। वो रिव्यू क्या है, हम लोगों ने सबसे पहले वर्ल्ड वॉर 1 के बारे में पढ़ा, हम लोगों ने खिलाफत के बारे में पढ़ा, जो ऑटोमन टर्की के एम्परर जो थे, है ना, खलीफा जी, उनके जो मुस्लिम लोगों के वो स्पिरिचुअल हेड थे, तो जो उनके साथ वहाँ पे हार्श पीस ट्रीटी हो रही थी, तो जिसकी वजह से यहाँ बॉम्बे में एक मीटिंग हुई, जिसकी वजह से लोगों ने उनका साथ देने के बारे में बात की। मोहम्मद अली और शौकत अली महात्मा गांधी जी का साथ चाहते थे कि वो इस मूवमेंट में इनको हेल्प करें, और हालांकि महात्मा गांधी जी को भी एक मौका मिला था मुस्लिम लोगों के साथ हाथ मिला के एक यूनाइटेड नेशन बनाने का, तो जिसकी वजह से ये मूवमेंट आगे बढ़ी। तो हम लोगों ने ये सारा पढ़ा है, उम्मीद करता हूँ यू हैव अंडरस्टूड दिस। अगर कोई इशू या कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ डू कमेंट, आई विल सॉल्व दैट इशू। थैंक यू वेरी मच एंड सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर।